नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए आज हम सेकेंड ईयर वालों के लिए हम क्लास लेंगे सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर प्रथम की, और दूसरा मॉडल पेपर भी इसी के साथ आपको डाला जा रहा है। यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। तो पहला गैस मॉडल पेपर यानी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आप लोग देखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? समाज को माना जाता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के समाज के ढांचे का विश्लेषण किस आधार पर था? तो वो था भौतिकवाद के आधार पर। जियो और जीने दो, ये संदेश किसने दिया था साथियों? ये संदेश दिया था महावीर स्वामी ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास बीती घटनाओं का लेखा जोखा है। ये इतिहास जो है वो बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा है। ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है हेनरी जॉनसन का। ओके। अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर क्या है? प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर। प्रकृति का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक प्राकृतिक परिवेश का हिस्सा नहीं होते, जबकि सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन जब करते हैं तो परिवेश का हिस्सा होते हैं। ठीक है ना। यही क्या है हमारा सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर। वर्ग संघर्ष किसे कहा जाता है? समाज की मूल संरचना व बाहरी रचना के बीच अंतर विरोध होता है, तो क्रांति से दोनों संरचना बदल जाती है और एक नया स्वरूप स्थापित होता है। बदलाव की इस प्रक्रिया को हम वर्ग संघर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रियात्मक अनुसंधान की दो विशेषताएं देखिए। इस प्रकार के अनुसंधान प्राकल्प में लचीलापन होता है, जिसमें आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है, शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करने के कारण शिक्षक के व्यवहारगत परिवर्तन की अधिक आवश्यकता होती है या रहती है, जो विद्यालय एवं छात्र छात्राओं हेतु अधिक उपादेयता रखती है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, अमूर्त चिंतन को परिभाषित कीजिए और इसकी अवस्थाएं लिखिए। अमूर्त से तात्पर्य है कि जो साकार नहीं है, अर्थात जब विचार व चिंतन शक्ति का विकास होता है तो बालक उपकल्पनाओं का निर्माण करता है, उन पर तर्क वितर्क करता है, वही हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त चिंतन की चार मानसिक क्रिया होती हैं। पहली है तादात्मीकरण, दूसरी है निषेधीकरण, तीसरी है पारस्परिक संबद्धता और चौथी है संबंधीय रूपांतरण। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्रोत से क्या तात्पर्य है? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन, मंदिर, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं, जिनके आधार पर प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, नव निश्चयवाद से क्या तात्पर्य है? नव निश्चयवाद को आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। यह निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच की अवधारणा होती है, जिसे रोको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय संभावना के विकास की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय संभावना के विकास की आवश्यकता क्यों है? विश्व अब तक दो महायुद्धों के विनाश से गुजर चुका है और तीसरा महायुद्ध ना हो इसके लिए प्रयासरत है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना द्वारा ही संभव है, क्योंकि इससे पारस्परिक सहयोग, विश्व नागरिकता एवं विश्व शांति की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक पाठ योजना के दो लाभ बताइए। तो पहला लाभ है, दैनिक पाठ योजना छात्रों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, और दूसरा लाभ है कि शिक्षक पाठ के उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझ लेता है। 13वां क्वेश्चन है, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। कि जाति एक सामाजिक संरचना है, तो वर्ग एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये अंतर हो गया। 14वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है तथा क्या सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न देखिए आंसर आपका, सामाजिक विज्ञान समाज को समझने के लिए उन सिद्धांतों और पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है, क्योंकि दोनों के परिवेश अलग अलग होते हैं, इनकी अध्ययन सामग्री अलग अलग होती है। यदि प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति के रहस्यों का पता लगाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान समाज में व्यक्तियों के रिश्तों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ वस्तुनिष्ठता से हमारा तात्पर्य है, समाज विज्ञानों में जो कुछ भी समझा जाए या समझने का प्रयास किया जाए, तो उसमें समाज वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत मूल्यों और उसके प्रति स्वपक्षीय आधार पर चर्चा ना करें। आगे देखिए, प्राय सामाजिक विद्वानों और वैज्ञानिकों के संबंध में कहा जाता है कि समाज के संबंध में चर्चा करते समय वे निरपेक्ष नहीं होते,
अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताइए। क्या समाज का अध्ययन वैज्ञानिक हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का निर्माण क्यों किया गया, यानी एनसीएफ 2005 का निर्माण क्यों किया गया? स्वतंत्रता के बाद जब देश संप्रभु की स्थिति में आया तो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन समीकरण पैदा हुए, नए दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसमें यह विचार हुआ कि देश में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप कैसा क्या हो। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, अच्छे नागरिकों के गुण आदि संस्कारों के विकास की बात को पूरा करने के उद्देश्य से एनसीएफ का निर्माण किया गया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता पड़ी जो समाज और इन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ हो। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर यशपाल समिति ने पाठ्यपुस्तक निर्माण की संस्कृति में किन परिवर्तनों की सिफारिश की, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 16वां, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को क्यों सम्मिलित किया गया है? हमारा देश धार्मिक बहुलता वाला देश है, सभी धर्मों की उपासना और पूजा के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए संविधान में धार्मिक निरपेक्षता की अवधारणा को शामिल किया गया। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय रहा जब सांप्रदायिकता ने समाज पर प्रभाव डाला। अभी भी समय समय पर देश के कुछ भागों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलते हैं, इसलिए संविधान के उद्देश्यों में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था को शामिल किया गया। अथवा मैं क्वेश्चन याद रखना है, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता मैंने बताया, पंथ निरपेक्षता आपको खुद को याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, इतिहास में साक्ष्यों की क्या भूमिका है? ये साक्ष्य कौन कौन से होते हैं? देखिए आप लोग, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित करके पढ़ाया जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण विषय है इतिहास। इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है और यह विषय अपने तथ्यों के प्रमाण आधारित तर्क प्रस्तुत करता है। इतिहास विषय में साक्ष्यों का काफी महत्व है, इसलिए साक्ष्य किसी भी विषय के प्रभाव को जानने, समझने व खरा उतरने हेतु काम में लाए जा सकते हैं। साक्ष्यों को एकत्र कर हम उन पर चर्चा की जाती है। इतिहास विषय में अतीत के कई साक्ष्य बिखरे हैं, इन सभी सबूतों को एक साथ इकट्ठा करके इतिहासकार अतीत का पता लगाते हैं। पुराने दस्तावेज, अब देखिए साक्ष्य कौन कौन से स्रोत होते हैं। दस्तावेज पुराने, स्टाम्प, लिखावट, चौपनियाँ आदि जो वर्षों पहले पूर्वजों ने प्रयोग में लिए थे, ये सभी इतिहास में साक्ष्य के रूप में काम आते हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि सामाजिक अध्ययन में इतिहास की क्या भूमिका होती है। क्लियर। 18वां क्वेश्चन देखिए, सुनामी किसे कहते हैं, इसके प्रभाव बताइए। सुनामी किसे कहते हैं? महासागर के तल में हुई भूकंपीय घटनाओं के बाद उठी हुई जल की ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरों को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी अपना विनाशकारी प्रभाव व्यापक रूप से डालती है, इससे तटीय भाग डूब जाते हैं, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु और नुकसान होता है। अब देखिए अगला अथवा में क्वेश्चन है अपना, कारण आपको बताने हैं। ऊंचाई पर चढ़ने पर हमें कठिनाई महसूस क्यों होती है? एक क्वेश्चन आपको ये कारण लिखना है। उद्योग किसी क्षेत्र विशेष में ही क्यों अधिक विकसित किए जाते हैं, इसका भी आपको कारण लिखना है। और मरुस्थल में तापांतर अधिक क्यों होता है, इसका भी आपको कारण लिखना है। तो ये अथवा में क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद करना है। अगला हमारा 19वां प्रश्न है, संकल्पना मानचित्र के सोपान लिखिए। तो सोपान देखिए, विषय वस्तु का गहन व व्यापक अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विषय वस्तु का गहन व व्यापक अध्ययन। विषय वस्तु से मुख्य केंद्रीय विचारों का चयन करेंगे। मुख्य संप्रत्यों के अतिरिक्त उपलब्ध विशिष्ट तथ्यों आदि का चयन करेंगे। मुख्य संप्रत्यों तथा विशिष्ट तथ्यों को पदानुक्रमित करना और संबंधित संप्रत्यों को आसपास तीर द्वारा लिखना। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, एक शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरा अथवा में क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो ये प्रश्न आपको दोनों याद करने हैं, अपनी सीरीज में निशान लगा लीजिए। अब हम आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर, समस्या समाधान विधि क्या है, इसके गुण और दोष लिखिए। तो देखेंगे आप लोग, इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करके उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में विवेचित चिंतन का विकास हो सके। समस्याएं रुचिकर, चुनौतीपूर्ण, विद्यार्थियों की आयु व मानसिक स्तर के अनुरूप उपयोगी, शैक्षिक रूप से लाभकारी तथा मानवीय क्रियाओं पर केंद्रित होनी चाहिए।
अब समस्या समाधान विधि के सोपान देखिए, कितने सोपान है? 6। पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है आंकड़ों का संकलन, चौथा है आंकड़ों का विश्लेषण तथा परिणाम, पांचवा है परिणाम का निरीक्षण व सामान्यीकरण तथा विश्लेषण, और छठवां है प्रलेखन यानी लेखा जोखा रखना। अब देखिए इसके गुण देखेंगे आप लोग। यह विधि उद्देश्यपूर्ण होती है। यह विधि कैसी है? उद्देश्यपूर्ण है। इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान की जा सकती है। यह विधि अभिप्रेरित करने के साथ साथ अधिगम को प्रभावी व स्थायी बनाती है। यह विधि अच्छी आदतों का विकास करती है। उत्तरदायित्व, उत्तर दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण जैसे गुणों का भी विकास करती है। समस्या समाधान विधि के दोष यानी सीमा देखिए, इसमें शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा की जाती है। यह विधि अधिक समय लेती है। यह विधि कम प्रतियोगी, हालांकि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी है, किंतु औसत और कमजोर वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें शिक्षण निरस होता है, जिससे संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होते। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है। देखिए, इकाई विधि के गुण और दोष, इसको याद रखना। प्रश्नोत्तर विधि को समझाकर उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्नों की विशेषताएं भी लिखिए। तो ये 2 प्रश्न और आपको याद करने हैं, अथवा में निशान लगा लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? यह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए आप लोग, समाज के संबंध में जब हम विचार करना प्रारंभ करते हैं तो उसके संगठन की समझ, और दूसरे शब्दों में बात करें समाज कैसे संचालित होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यदि समाज संगठित नहीं होगा तो उसमें अराजकता, नियमहीनता और अवनति पैदा हो जाएगी। इसलिए समाज अपने संगठन के लिए व्यवस्थाओं की रचना करता है। इसलिए समाज मूल्यों, मानकों, औपचारिक कानूनों की व्यवस्था भी करता है। समाज का क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए, ये वाला क्रम आपको याद रख लेना अच्छी तरीके से, कि सबसे बड़ा समाज होता है, समाज के अंदर समुदाय होता है, समुदाय के अंदर परिवार होते हैं, परिवार के अंदर व्यक्ति होता है। ठीक है भाई। समाज के सभी पक्षों को सामाजिक आदर्शों के साथ साथ जोड़ा जा सकता है। सामाजिक आदर्श से हमारा अभिप्राय क्या है? देखिए, मान्यताओं से, उन मान्यताओं से है जो समाज के सदस्य स्थापित करते हैं और आशा करते हैं कि उन्होंने स्थापित किया और उनकी पालना होगी। उन्होंने जो स्थापित किया उसकी पालना होगी। दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय क्या है? किसी व्यक्ति समूह की उस धारणा से है जिसमें वह विश्वास रखता है और यह मान्यता है कि जो भी जीवन जीने का तरीका या व्यवहार है उसको किस प्रकार से देखा जाए। यह एक नज़रिया है जो व्यक्ति को स्वयं के विचार, विचारधारा और समाज द्वारा उत्पन्न दृष्टिकोणों की बाहुलता है। मनुष्य में दृष्टिकोण सदैव एकता वाले होने चाहिए। दृष्टिकोण में विभिन्नता समाज में अराजकता, बेमनुष्य फैलाती है। दृष्टिकोण के प्राय 2 पक्ष देखने को मिलते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। क्लियर? आगे देखिए इसी में, जब सकारात्मक स्थिति होती है तो वह समाज एवं राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देती है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण विघटनकारी समाज को स्थापित करता है। यही बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है। देखिए, कार्ल मार्क्स के सामाजिक ढांचे की सामाजिक प्रक्रिया का उल्लेख करें और बताएं कि उन्होंने अंत में किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। आगे देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनसे क्या क्या परिवर्तन किया गया, लिखिए। तो देखेंगे, सिफारिशों की बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। हमारी शिक्षा व्यवस्था में 1986 की शिक्षा नीति मील का पत्थर है। ध्यान रखना, कौन सी है? मील का पत्थर 1986 की शिक्षा नीति। और ये किसने कहा था? शिक्षा आयोग ने। इसी को आधार मानते हुए हमारी शिक्षा में ताना बाना बुना गया। नई शिक्षा नीति 1986 का आधार और सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है। अब तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति है 1968 में, प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। दूसरी शिक्षा नीति है 1986 की, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो है 2020 की नई शिक्षा नीति, जिसको तीसरी शिक्षा नीति कहते हैं। और इस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री। नई शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी जो निम्न है: व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास हो, वैवाहिक मन स्थिति का आविर्भाव हो, बौद्धिक, सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के प्रति जागरूकता हो, श्रम के प्रति निष्ठा हो, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति आस्था हो, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं एकता का विकास हो। क्लियर भाई? अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में हुए परिवर्तन कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करके आंध्र प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 1992 में पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन था कर्म के प्रति स्वस्थ
दृष्टिकोण का विकास। सेकंड है आर्थिक विकास में योगदान हेतु मानवीय शक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास। तीसरा है मानवीयता एवं मिश्र संस्कृति के प्रति मूल्यों का विकास। और चौथा है प्रतिभाशाली बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाने में सहायक। क्लियर भाई। अब देखिए आप लोग, अथवा में क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में इसकी स्थापना हुई एवं विश्वविद्यालय आयोग इसकी स्थापना 1948 में हुई। ठीक है ना। इसकी सिफारिशों का देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन अपना आता है 23वां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जब सीखना एक सतत प्रक्रिया है तो मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। उसके ज्ञानात्मक तथा व्यावहारिक पक्षों में संतुलन बनाना चाहिए। अब तक हम ज्ञानात्मक पक्ष पर ही ध्यान देते आए हैं। जब तक हम बालक के व्यावहारिक पक्ष को मजबूत नहीं करेंगे तब तक शिक्षा के मूल उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों को गहन विचार विमर्श करने के बाद हमारे शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधित प्रस्ताव या प्रारूप 1992 में तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आरटी एक्ट 2009 में इस बात पर भी विशेष बल दिया गया है कि बालक के सीखने की क्षमता और अन्य क्षेत्रों में उसकी योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। सतत के साथ साथ मूल्यांकन भी व्यापक होना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन में पाठ्यचर्यात्मक पाठ्य सहगामी दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं। यह स्वाभाविक है कि पाठ्यचर्यात्मक और सह पठन सहगामी क्षेत्र के लिए मूल्यांकन के लिए परीक्षा के अतिरिक्त भी विधि अपनानी होगी। विधियों की व्यापकता एवं सतत व्यापक मूल्यांकन में समाहित है। व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के अभिवृद्धि एवं विकास के दोनों पहलुओं कौन कौन से, एक तो पाठ्यचर्यात्मक और दूसरा पाठ्य सहगामी, इनका आकलन करता है, जिसके मुख्य लक्ष्य है पहला है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा मूल्यांकन और छठवां सृजनात्मक। तो ये अपने इसके लक्ष्य है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। एक प्रश्न आपको ये याद रखना है, याद कर लेना सीरीज में से। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण का परिचय दीजिए कि विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी विशेषता भी लिखिए। तो ये अपने प्रश्न होते हैं। पहला मॉडल पेपर आपको बताया सामाजिक विज्ञान का, सेकंड भी हम आपको डाल रहे हैं, चिंता मत कीजिए, जल्दी अभी इसी मिलेगा, इसी पर मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर देख लेना। धन्यवाद।